नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का। ठीक है, आज मैं बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान है, एकदम पेशेंस के साथ सुनते जाना। आयोनिक बॉन्ड, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 10th में आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो उससे बिल्कुल अलग है। हो सकता है शुरुआत के कुछ टॉपिक, कुछ कंसेप्ट सेम हो, बाद में आपको लगेगा कि हाँ लेवल आ चुका है क्लास 11th का। ठीक है, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, बताइए जरा सा। आयनिक बॉन्ड जैसा कि आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा, आयोनिक का मतलब आयंस के अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड। आयंस का मतलब क्या, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो भैया कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होते हैं तो उससे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अ केमिकल बॉन्ड इज formed by complete transfer of electron from one atom more electropositive atom to other atom more electronegative एटम। अच्छा, अब मेरी आप बात को ध्यान से समझिए। एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिससे वो क्या बन रहा है, कैटायन। एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिससे वो क्या बन रहा है, एनायन। बात को समझिए, दुनिया के हर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे ये ज़रूरी नहीं है, सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे ये भी बात ज़रूरी नहीं है। इसलिए ब्रैकेट में इस चीज़ को पहले से ही मेंशन कर दिया है कि भैया इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ही होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है। ऐसे एटम्स जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, लूज करने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की या फिर एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का केमिकल बॉन्डिंग वाला डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल वाला डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं, वो बात सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है ना, तो क्या होता है डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन लिखूंगा। इनके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इनके पास क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5A से ग्रुप नंबर 7A तक, इन सारे के सारे जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की या गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादातर मेटल्स आते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट A से लेकर टू थर्ड A तक
अब फर्स्ट ए सेकंड ए में तो हमारा कौन आ गया, एल्कलीन मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स। उसके बाद डी ब्लॉक के भी जो भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। उसके बाद बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इन सारे बंदों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं आयोनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तो रहा ये। अब एक एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो जाए। मैग्नीशियम ले लेता हूँ बच्चों और इसका रिएक्शन में कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ आयोनिक बॉन्ड। कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नीशियम +2 में है और ऑक्सीजन किस में है, -2 में है। तो ज़रा बात को ध्यान से समझते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो 2,8,2 होता है। ऑक्सीजन का लिखोगे तो 2,6 होता है। तो बात को समझो, यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और यहाँ पे मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैग्नीशियम जो होता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, बोले तो नियॉन गैस के कन्फिग्रेशन को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। और किसकी कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा, नियॉन, जिससे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो सॉरी 6 और 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के सबसे पास में कोई अगर नियरेस्ट कोई भी इनर्ट गैस है तो वो कौन सा है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बात को समझना, 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, +2 में, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। अब इनके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसी को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे किसी एक स्पीसीज़ ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ किया, जैसे कि मैग्नीशियम। दूसरे स्पीसीज़ ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, जैसे कि ऑक्सीजन। तो इनके बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बड़े ध्यान से समझना, एक चीज़ और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 लिखवाता हूँ। ये जो कैटायन और ये जो एनायन है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। चलो, उम्मीद है कि लिख लिया होगा। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इसी में। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये एक नया टर्म है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो इसका पहले मतलब समझिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और gained during, number of electron loss or gained during bond formation, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम को छोड़ते हैं, कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,2
ऑक्सीजन का होता है 2,6। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। और कैल्शियम के सबसे पास में कोई अगर इनर्ट गैस मौजूद है तो वो है सिर्फ आर्गन, मतलब एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18। तो 20 से 18 जाने के लिए कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? टोटल 2। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र। और जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितनी आएगी? +2। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितनी आएगी? -2। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसी को क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड। अब यहीं से एक टर्म निकल के आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैं सबसे पहले कैल्शियम का बताऊंगा, ठीक है, एंड देन ऑक्सीजन का बताऊंगा। चार्जेस नहीं लिखना है, चार्जेस नहीं पूछा जाएगा। अब बात को ध्यान से समझिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? तो आप क्या बोलोगे? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई? 2। कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो क्या बोलोगे? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 2। एक और क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। ये है मैग्नीशियम और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और क्या बना दिया? MgCl2। ठीक है ना, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखना ये सारे के सारे कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे के सारे गैस फेज में हैं। मैं इन सारे रिएक्शंस को डायरेक्टली गैस फेज में करा रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ गैस गैस जी जी लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12। क्लोरीन के पास होता है 2,8,7। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो मैग्नीशियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? 8। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये 1 क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू 1 क्लोरीन। भैया क्लोरीन की क्षमता कितनी है? क्लोरीन की क्षमता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो मैग्नीशियम से तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ कितने क्लोरीन है? 2। इसका मतलब एक और क्लोरीन को ये क्या करेगा? अपना 1 और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मैग्नीशियम जनरेट होगा +2 में और 2 Cl- चार्ज जनरेट होंगे। तो इनके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड, और जो नया कंपाउंड बना उसका नाम क्या पड़ गया? MgCl2। अब देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ इनका क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैग्नीशियम का एंड क्लोरीन का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 2। MgCl2 के अंदर क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो क्या लिखोगे? 1। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2 लिख दो। तुमसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर 1 क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 1 ही मिला ना, इन दोनों को जोड़कर 2 थोड़ी लिखोगे। 10-15 क्लोरीन हो गए तो सारे जोड़ के बोल दोगे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई? 15। ऐसा नहीं होता, हमको पर्टिकुलर उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या पर्टिकुलर उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट इन 3D क्रिस्टल लैटिस। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? कैटायन और एनायन का आपस में मिलन होता है। अच्छा, जब ये कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं और आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा हम और अंदर जाएं, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये किस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या देखेंगे? क्रिस्टल्स के फॉर्म में रखते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि किन्हीं 2 कैटायन को अगर आप टारगेट कर लो उस पूरे लैटिस के अंदर, उस पूरे क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर किसी भी 2 कैटायन को टारगेट कर लो या 2 एनायन को टारगेट कर लो, हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या आएगा? फिक्स आएगा। ठीक है, मतलब अपने आप को यूनिफॉर्मली तरीके से क्या करते हैं? अरेंज करके रखते हैं। मतलब आप किसी भी x डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको पर्टिकुलर वही एटम मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना, एक काम करता हूँ, मैं एक प्यारा सा क्यूब ले लेता हूँ, बात को समझिएगा।
एक प्यारा सा क्या ले लेता हूँ, क्यूब, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा बात बताऊंगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये हो गया हमारा सोडियम का कैटायन, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एनायन। अगर यहाँ एनायन है तो यहाँ रखूँगा कैटायन, यहाँ कैटायन है तो यहाँ क्या रखूँगा, एनायन, यहाँ क्या रखूँगा, कैटायन, यहाँ क्या रखूँगा, एनायन, यहाँ क्या रखूँगा, एनायन, और यहाँ क्या रखूँगा, कैटायन, ठीक है ना। बात को समझिएगा। अच्छा मान लीजिए ये कैटायन है और ये एनायन है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस समथिंग मान लीजिए ए है। तो यहाँ अगर ए डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, ए है। यहाँ पे भी डिस्टेंस ए है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, ए है। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, ए है। ये एक यूनिट नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट्स के एडिशन से ही क्या बनता है, क्रिस्टल्स। ऐसा समझिए आगे पीछे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ बहुत सारे क्या हैं, क्रिस्टल्स, मतलब ऐसे क्यूब्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और, नॉन डायरेक्शनल नेचर, इसके पीछे रीजन लिख रहा हूँ, ड्यू टू इक्वल अट्रैक्शन फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे होता है कि मान लीजिए आप वेक्टर तो पढ़े होंगे, तो वेक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट पूरब में है कि पश्चिम में है, साउथ में है कि नॉर्थ पे है, या वेस्ट से 30 डिग्री के एंगल ईस्ट की तरफ है। ऐसे तमाम जो बातें हैं हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। इसमें भी हम ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि रिजल्टेंट किधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ए। पीछे भी जाओगे तो भी डिस्टेंस क्या रहेगा, अगर यहाँ पे भी एक पीछे क्यूब जुड़ा रहेगा तो भी डिस्टेंस क्या आएगा, फिक्स आएगा। मतलब इस कैटायन के फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे एनायंस क्या हैं, मौजूद हैं। तो जो इक्वल, अगर मैं बात करूँ अट्रैक्शन फोर्स, तो वो क्या आता है, इक्वल आता है। इसलिए हर एक डायरेक्शन में इक्वल अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पाता है। इसलिए इस बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, ठीक है। इतना लिखिए, फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं फेवरिंग कंडीशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए, फेवरिंग कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देखो बात को ध्यान से समझो। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले कैटायन और एनायन बनाना पड़ेगा। कैटायन बनाने के लिए क्या ध्यान देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान से समझना, पहली बात निकल के क्या आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। अच्छा, कई सारे बच्चों को आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं पता होगा, चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एटम को खींचकर, बहुत सारे लोगों से जुड़ा होगा, उसको खींचकर कहाँ ले आओ, सबसे अकेले का मतलब गैस फेज में ले आओ, क्योंकि गैस फेज में वो अकेला मिल जाएगा। अब उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या कर दो, बाहर कर दो। तो उसी आउटर मोस्ट सेल से जब तुम इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालोगे तो वो जो एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एटम जितना आसानी से कैटायन बनेगा वो फट से क्या बना सकता है, आयोनिक बॉन्ड। अगर ईजिली कैटायन नहीं बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाने में क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी, कंज्यूम करवानी पड़ेगी। ध्यान से समझिए। तो क्या लिख रहा हूँ, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगा तो टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन क्या होगा, बढ़ेगा। आसानी से क्या होगा, कैटायन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके ऊपर 1+ चार्ज होता है, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, इसके ऊपर 3+ चार्ज होता है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो कौन सा ऑर्डर होगा, ये होगा, ठीक है। मतलब सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, तो सोडियम आसानी से क्या बन सकता है, कैटायन। एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा देर से कैटायन बनेगा। और एग्जांपल ले लेता हूँ,
सीजियम प्लस चार्ज, रुबिडियम प्लस चार्ज, पोटेशियम प्लस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज, लिथियम प्लस चार्ज। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, क्योंकि साइज़ अगर बढ़ती है तो आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो न्यूक्लियस से दूर जाने लगता है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर मोस्ट सेल से आसान हो जाता है। बात समझ में आई? इसलिए ये जो ऑर्डर लिखा हूँ ये कौन सा ऑर्डर है, कैटायन फॉर्मिंग टेंडेंसी है। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, गेन करता है, जब उसको लेता है तो उस दौरान उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्टेबलाइज होने के दौरान अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, हीट एनर्जी। तो जितना हीट एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो कम हीट एनर्जी रिलीज करता है, और जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर भूख बढ़ेगी तो एनायन बनने की चाहत बढ़ेगी। बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की भूख बढ़ेगी तो एनायन बनने की क्या हो, चाहत बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की और देन आयोडीन की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्लोरीन के अंदर एनायन बनने की जो चाहत होती है वो फ्लोरीन से क्या होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, -2, -3। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की चाहत ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन के अंदर चाहत नाइट्रोजन से भी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये ऑर्डर हो गया। तो जो जितना जल्दी एनायन बनेगा वो उतने जल्दी से जल्दी क्या बना सकता है, आयोनिक बॉन्ड। मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एनायन और कैटायन का बनना ज़रूरी है, और जितना बनना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने आसानी से बन रहे हैं। और एक लास्ट कंडीशन होता है बच्चों, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है ना, लैटिस एनर्जी शुड हाई। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो बस इतना समझ लो कि कैटायन और एनायन के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, बात को ध्यान से समझिए, कैटायन और एनायन के बीच में दोस्ती अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उन्हें कोई आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। तो जैसे हम दोस्तों के बीच की दोस्ती मजबूत होती है, वैसे कैटायन एनायन की अगर दोस्ती मजबूत हो जाए तो उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी अगर बढ़ेगी तो आयोनिक कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या रख सकते हैं, स्टेबल। तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ, ये दोनों के दोनों किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात चल रही है। तो आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी अगर लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। तो दीज आर द फेवरिंग कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड। आयोनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम कर दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खूब ज़्यादा बढ़ा दो, लैटिस एनर्जी खूब ज़्यादा बढ़ा दो, तो इससे हमारा आयोनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से बनेगा भी और स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में। ओके, ठीक है, बाय।